नमस्कार साथियों, मैं नेति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज इस कहानी की चर्चा मैं आप सभी के साथ करने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है इज्जत और इस कहानी के रचयिता हैं मोहनदास नेमिशराय। आइए कहानी की ओर चलते हैं। महानगरों में हर पॉलिश कॉलोनी के पीछे स्लम होता है। इस शहर में भी सर्वोदय एन्क्लेव के पिछवाड़े, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के घर थे। रुक्मणी देवी विवाह होने के बाद इसी स्लम में आई थी जहां उनका ससुराल था। अभी उनके हाथ से मेहंदी भी नहीं छूट पाई थी कि उनके हाथ में झाड़ू पंजर पकड़ा दिए गए थे। सदियों से चला आ रहा है ये दस्तूर। उनका घरवाला नगर निगम में नौकरी करता था। वह जात से भी भंगी था और काम से भी भंगी। परंपरागत व्यवस्था में किसी सफाई कर्मी को चपरासी या बाबू की नौकरी देने का रिवाज था ही नहीं। नादिर ने जब बाबू की नौकरी के लिए आवेदन किया था तब वे 10 जमात पास था। 3 माह तक बड़े बाबू ने उसका आवेदन अपनी व्यक्तिगत फाइल में रखा। धैर्य के बांध में जब दरार सी आने लगी तब पूछा था एक दिन नादिर ने, बड़े बाबू मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ? पर बड़े बाबू के भीतर असीम धैर्य था। कंजी आंखों को चमकाते हुए कहा उसने, सब्र रख नादिर, सब्र का फल मीठा होता है। नादिर ने बड़े बाबू की बात मान ली। बड़े बाबू हैं, कोई गलत थोड़ी कहेंगे। और उसने 1 माह और सब्र रखा। महीना ख़त्म हुआ तो पूछ बैठा, मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ बड़े बाबू? इस बार धैर्य रखने के लिए नहीं कहा था बड़े बाबू ने। धीरे से जैसे उसे कोई नया मंत्र दिया था। वह मंत्र देना भी जरूरी हो गया था बड़े बाबू के लिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर होने लगा था। वैसे भी लंबे काल से विशेष जमात के लोगों ने दलितों को तंत्र मंत्र के जाल में ही तो फंसाए रखा है। बड़े बाबू ने भी तो जाल फेंकते हुए कहा था, देख नादिर, बाबुओं की जगह तो खाली नहीं है। अगर तू कहे तो सफाई वालों की नौकरी में तेरी एप्लीकेशन डाल दूं। सुनकर बहुत बुरा लगा उसे। पहली बार नादिर ने अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जुटाई। पर आपसे ने तो कहा था कि बड़े बाबू को मालूम नहीं था कि नादिर के पास जवान भी है। उसने अपनी जवान खोली ही थी कि वह पैतरा बदलते हुए बोले, कहा था भाई नादिर, लेकिन हर आदमी बाबूगिरी करने लगा तो दूसरे काम कौन करेगा? नादिर कहना चाहता था कि दूसरे काम करने का ठेका क्या हमारी ही जात के लोगों ने ले लिया है? पर कह नहीं सका। बड़ी मुश्किल से इतना कह सका था, बड़े बाबू, मेरे माँ बाप ने भी तो पढ़ाते समय कुछ सपना देखा होगा। ज़रूर देखा होगा नादिर, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हुए सपना देखता है। उसके मुंह से तुरंत निकला। तो फिर? बड़े बाबू ने सुना तो वे दंग रह गए। मन ही मन दुबदुबाए। हरिजन होके उनके सिर पे ही बैठा जा रहा है। बड़े बाबू ने नादिर की ओर देखा। उन आँखों में प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया तो नादिर के भीतर भी रेंगने लगी थी और साथ से सवाल दर सवाल भी। उसने बड़े बाबू की आंखों में झांकने का साहस किया था, पर बड़े बाबू की हिम्मत ना हो रही थी नादिर की आंखों में आंखें मिलाने की। बड़े बाबू को जब कोई जवाब सुनाई न पड़ा तो राजनीति पर उतर आना जरूरी था। उन्होंने आंखों पर लगा चश्मा उतार कर उसके दोनों शीशे रुमाल से साफ करते हुए कहा, देख नादिर, मेरी मान, पहले तू यही नौकरी कर ले जो तेरा इंतजार कर रही है। पल भर ठहर फिर बोला था, अरे आती हुई लक्ष्मी को कोई छोड़ता है भला? इस बार बड़े बाबू नादिर के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़े बिना रह नहीं सके। अंतिम मंत्र यही था उनके पास। इसी से तो उनके पुरखों ने दलितों को परास्त किया है। आज उन्होंने भी परास्त करने की ठान ली। नादिर की बात थोड़ी समझ में आई। शेष उसे परिस्थिति ने समझा दिया। घर घर में झाड़ू पंजर होते हैं, वही उनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया था। नादिर की सगाई होते हुए 8 से 7 महीने ही हुए थे। रुक्मणी देवी स्वयं 8 दर्जे पास थी, जबकि वह इंटरमीडियम था। उसने सोचा था कि बाबू बन जाएगा और घरवाली चपरासन, रोज रोज बहू को बटोरना तो नहीं पड़ेगा। पर सोचा जैसा वैसा हुआ नहीं। वक्त की आंधी ने उसके सपने कहां से कहां बिखेर दिए। विवाह होने के 2-3 माह पूर्व ही झाड़ू वाले की नौकरी करनी पड़ी उसे। विवाह हुआ, रुक्मणी के हाथ में भी झाड़ू पंजर पकड़ा दिए।
20 बरस में वह घर घर जाकर पखाना साफ करती। रुक्मणी देवी का नाम घटते घटते रुक्को रह गया था। नाम ही क्यों, सभी कुछ घट गया था। सिर पर मैला ढोने वाली का भी कोई रुतबा होता है। सदियों से अभिशप्त जीवन बिताने को मजबूर थे, फिर भी अंधेरे में कोशिश जारी थी। कभी तो इज्जत की नौकरी मिलेगी। अरे ओ रुको, ये सड़क पर मैला फैला है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? भागी जा रही है यूं ही। पर मैले से भरी टोकरी को दाएं हाथ से पकड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। अपने घर के दरवाजे के सामने अर्धनग्न स्थिति में अंडरवियर पहने कोई खड़ा था। उसी ने ही टोका था। उसका मन हुआ पटेल के घर के सामने ही मैले से भरी टोकरी सर से उठाकर पटक दे, लेकिन अपने भीतर उपजे गुस्से को बर्दाश्त किया उसने। तभी फिर से पटेल ने कहा, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है तू? उठाते क्यों नहीं है ये गंद? इस बार वह गुस्से को रोक नहीं सकी। सीधे झाड़ू हाथ में लेके बोली पटेल की ओर, कहते हुए बोला, तू क्यों नहीं उठा सकता ये गंद? पटेल ने सुना, उसके तन बदन में आग सी लग गई। चमकते हुए कहा, तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है? तुरंत जवाब दिया था रुक्मणी ने। तुझे तमीज़ है कि औरतों से कैसे बात करनी चाहिए? पटेल से गुर्राते हुए कहा था। तुम लोगों से ऐसी ही बात करनी चाहिए। रुक्मणी ने भी तड़कते हुए जवाब दिया, क्या हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है? बतला मुझे, सारी इज्जत कराने का, जी हुजूरी कराने का ठेका क्या तुम ही लोगों ने लिया हुआ है? सुनकर पटेल के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। ये पहला अवसर था जब किसी सफाई कर्मी, और वह भी महिला कर्मी, ने उसे इज्जत कराना सिखाया। वह अपलक नयनों से हाथ झाड़ू पंजर पकड़े रुक्मणी की तरफ देखता रहा। उसके भीतर से कोई जवाब उभर नहीं पा रहा था। रुक्मणी ने उसे आज अपने कद से ऊंची नजर आने लगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।